इसको रन कैसे करना है? एंड्रॉइड स्टूडियो की कोई भी एप्लीकेशन बनाया है तो उसे रन करने के ना कुछ तरीके हैं। तो उनमें से 2 तरीके मैंने लिखे हैं, सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं। देयर आर 2 वेज़ टू टेस्ट एंड्रॉइड ऐप। पहला तरीका ये एडीबी। एडीबी होता है एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। इसे कैसे यूज़ में लाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना फ़ोन होगा ना, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें आप यूँ करना कि सेटिंग्स में चले जाना, ठीक है? रियल फ़ोन जो है, अगर आप सबके पास है तो आप ये ट्राई करके देख लें। तो आपने क्या करना है, एंड्रॉइड की सेटिंग में चले जाना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है कि यहाँ पे सर्च करें यूएसबी डीबग, यूएसबी डीबग, ये सर्च करना है आपने। तो अगर आपको ये अवेलेबल ना हो ना, तो फिर आपने ना इसको सर्च नहीं करना, सबसे पहले सर्च करना है गो टू, सबसे पहले आप चले जाएं अपनी सेटिंग में, गो टू सेटिंग्स, और वहां पे जाके आप सर्च करें यूएसबी डीबग, ठीक है? डीबगर लिख लें या डीबग लिख लें, ठीक है? तो जैसे आप लिखेंगे तो ये अगर अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर आपने दूसरी चीज पता है क्या सर्च करनी है? आप सर्च करें बिल्ड नंबर, सर्च करें बिल्ड नंबर। यहाँ पे जैसे मैं अपने फोन पे अगर सर्च करूं तो मेरे पास आता है बिल्ड नंबर, मेरे पास आ गया, ठीक है? जो बिल्ड नंबर में ना आपके पास लिखा, मेरे फोन पे लिखा हुआ है बिल्ड नंबर, और एक नंबर यूनिक सा लिखा होगा। आपने उसे ना 7 प्रेस करना है, बिल्ड नंबर को प्रेस करें 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स उस नंबर को प्रेस करना है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैं ये काम कर लूंगा तो मेरे से ना अथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करोगे तो अब वो बोलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड, तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। फिर आपने दोबारा से ना इसी को सर्च करना है यूएसबी डीबगर। तो मैं यहाँ पे जाके ना यूएसबी डीबगिंग, ये मेरे पास आ गया ऑप्शन। इसमें ना वो मुझे हाईलाइट भी कर रहा है यूएसबी डीबगिंग वाली ऑप्शन, क्या आप क्लिक करना चाह रहे हैं? तो मैं जैसे इसे ऑन कर दूंगा ना, वैसे फिर अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, क्या आप अलाउ करेंगे? ओके करूंगा ना तो ये अलाउ हो गया। अब मैं यूएसबी डीबगिंग को यूज कर सकता हूँ, सही है? तो ये इसका टोटल प्रोसीजर है। अगर आप इस तरह से रियल डिवाइस के अंदर ना, रियल एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर अगर आप रन करना चाहो एंड्रॉयड ऐप को, तो रन एंड्रॉयड ऐप, तो उसका प्रोसीजर ये होगा, सही है? लेकिन एक और भी तरीका है, और कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये है कि मैं ना हर बार मोबाइल में नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ना वही उसे रन कर दे। अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो फिर उसे, इस तरीके को बोलते हैं एवीडी। पहले को बोलते हैं एडीबी, एडीबी होता है एंड्रॉयड डीबग ब्रिज, और दूसरे को बोलते हैं एवीडी, एवीडी कहते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये जो है ये कैसे क्रिएट करते हैं इसका तरीका भी समझते हैं। ये भी अपने डिवाइस मैनेजर में मैंने डिस्कस किया था ये तरीका। तो आपने क्या करना है, एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है और उसके अंदर ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 वेज हैं उसे यूज करने के। जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनते हैं ना, फिर हम उसका टूर कर लेते हैं। लेट्स सी कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो हमारा, मेरे ख्याल से अब सेटिंग बस कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट साइज वो कर रहा है, जैसे ये हो जाएगा तो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम हर बार प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है? मेरे ख्याल से ये हो गया है। यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ से अगर आपका ग्रेडल जो है ना सिंक हो चुका होगा, तो यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं चल रहा ना। यहाँ पे अगर जो मेरी टूल बार है ना नीचे वाली, ये बॉटम बार, इसके अंदर अगर मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं चल रहा ना, तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट अब रेडी टू यूज है, आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो। तो डेवलपमेंट करने से पहले हम इसका टूर कर लेते हैं। मैं अभी के लिए ये जो फाइलें ओपन है ना इनको बंद कर देता हूँ। पहली भी बंद कर दी, दूसरी भी बंद कर दी। ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले सबसे ऊपर वाली बार को देखते हैं, ये जो ब्लैक में नजर आ रही है, क्रॉस है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कर सकता हूँ मैं। मैं इसमें यूजर का साइन इन कर सकता हूँ गूगल के अकाउंट से, सही है? कुछ मेरे पास सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे एंड्रॉयड का आइकन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपको हाइड हिडन जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो पहली ऑप्शन है फाइल।
वो सारी ऑप्शन जो हमने बाहर देखी थी ना, यहाँ पे भी मिल जाएंगी। कि न्यू करके कोई कोई चीज बनाना चाह रहे हो, नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, इंपोर्ट करना चाह रहे हो, वर्जन कंट्रोल यूज करना चाह रहे हो, या फिर इंपोर्ट मॉड्यूल करना चाह रहे हो, कोई सैंपल कोड किसी का रन करना चाह रहे हो, जावा की क्लास बनाना चाह रहे हो, कॉटन की क्लास बनाना चाह रहे हो, ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या ये डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम करना है तो वो चीजें मिलेंगी। ओपन प्रोजेक्ट करना है, ये कुछ सेटिंग्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होंगे हम करते जाएंगे। अभी मैं मोटी मोटी कुछ चीजें बताता हूँ जो हमें शायद जरूरत पड़ेगी। तो आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जब जाएंगे ना, यहाँ पे जाके ना आपने देखना है कि कुछ चीजें ना हमारी सेट होंगी। जैसे एसडीके की लोकेशन आपकी सेट होनी चाहिए। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज होती है हमारे पास, डिपेंडेंसीज। अभी मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज यूज हो रही हैं, वो सारी उसने जो अभी इंस्टॉल करके मुझे दी है ना, डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके। इसलिए जब आपने एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। बनने के बाद, अब ये प्रोजेक्ट बन चुका है ना, अब आप नेट ना भी होना फिर भी ये चल जाएगा। पहली बार जब बना रहे थे ना, तब आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो कुछ चीजें डाउनलोड करता है। ठीक है, अगली बार नेट ना भी हो तो फिर वो चला देता है। लेट्स सी कि ना मैं इसमें कुछ सेटिंग्स बता रहा था आपको कि अगर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की सेटिंग देखनी हो तो यहाँ जाएंगे, सेटिंग ओवरऑल देखनी हो तो सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से अगर जो मुझे रिक्वायर्ड होंगी उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। एडिट में कोई कोड से रिलेटेड कुछ भी एडिटिंग करनी है, सर्चिंग करनी है, वो यहाँ मिलेगा। व्यू के अंदर कोई विंडो बंद हो जाती है ना, तो आप यहाँ टूल विंडो में जाएं, हर विंडो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। सही है, कहीं से भी वो बंद हो जाए तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेविगेशन में कोड आगे पीछे किसी भी सेटिंग में जाना हो तो ये तरीका है। फिर कोड में कमेंट करना है, फॉर्मेट करना है, कुछ भी करना है, उसकी शॉर्ट कीज यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। रिफैक्टर में कोई चीज चेंज करना चाहो, किसी का रीनेम करना चाहो, वो चीजें यहाँ पे मिलेंगे। बिल्ड में आप अगर एपीके जनरेट करना चाहते हो, आप क्लीन करना चाहते हो प्रोजेक्ट, लाइब्रेरीज को एडिट करना चाहते हो, वो चीजें यहाँ मिलेंगी। आप प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो और ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हो, वो यहाँ पे हो सकता है। टूल के अंदर डिवाइस मैनेजर मिलेगा, एसडीके मैनेजर मिलेगा, रिसोर्सेज मैनेजर मिलेगा। ठीक है, ये तीनों में फर्क क्या है एक एक करके भी हम, डिवाइस मैनेजर हमने देख लिया था, एसडीके मैनेजर देख लिया था। रिसोर्स मैनेजर ये होता है कि अदर रिसोर्सेज जो थर्ड पार्टी आपको चाहिए ना, वो भी आपको मिल जाए। जैसे गिटहब मुझे चाहिए, फायरबेस चाहिए, वो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, फायरबेस मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। उसी तरह ग्रेडल को अपग्रेड करना है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये चीजें अगर ना भी पता हो ना, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज मुझे पता हो। सही है, जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे हमें ये चीजें एक्सप्लोर होती जाएंगी। अभी परेशान नहीं होना कि इतनी मुश्किल चीजें ये है क्या। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम ना, अगर मैं इसको हिडन वाले को खत्म कर दूं ना, कहीं पे क्लिक कर दें हिडन वाला खत्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जितने भी ओपन प्रोजेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि वर्जन कंट्रोल की जितनी ऑप्शंस हैं वो यहाँ आएंगी। ये रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जब आपकी क्रिएट हो जाएगी ना रिपोजिटरी, तो यहाँ पे कमिट की ऑप्शन आएगी, रोल बैक की ऑप्शन आएगी, ब्रांच की ऑप्शन आएगी, बहुत सारी लॉग्स की ऑप्शन आएगी, वो यहाँ आना शुरू हो जाएगी। ये वो ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई अवेलेबल डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, मोबाइल अगर मेरा कनेक्टेड होता है ना, तो यहाँ पे शो होता अवेलेबल डिवाइसेस के ऊपर। सही है, जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। ठीक है, या फिर आपने पेयरिंग की हुई है यूएसबी के साथ, वाईफाई के साथ, या फिर आपने जो होता है ब्लूटूथ, उससे भी कोई कनेक्टेड है, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐप की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अभी जो ऐप है ना, यहाँ पे अगर ऐप आ रहा है तो आप इसे रन कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हो कि ऐप के अलावा किसी और फाइल को रन करना है। ठीक है, ये रन का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे रन हो जाएगी। ये वाला जो है ये डीबग ऐप है कि आप डीबगिंग के लिए अगर कोई ब्रेक पॉइंट लगाते हो तो इसको क्लिक करोगे। फिर हमारे पास कुछ एक्शंस हमारे पास आते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें। आगे हमारे पास आता है कि मॉड्यूल, छोटे छोटे हमने अगर एप्लीकेशन के पार्ट्स बनाए हैं उनको सिर्फ रन करना है, बाकी पूरी एप्लीकेशन रन नहीं करनी, तो मैं इस ऑप्शन में जाऊंगा। अगर आपने पहले से एप्लीकेशन चल रही है और कुछ चीजें आपने जो है अपडेट की हैं, तो ये वाला बटन दबाएंगे, बाकी चीजें भी आपकी रन हो जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट रन नहीं होता है इसमें। तो
ये भी वही चीज है कि अगर पहले से जो चीजें इससे पहले अप्लाई की थी उनको रीडू करना है या चेंजेस को मेक श्योर कि आपने वो चेंजेस फिर से रन करनी है, तो ये वाली ऑप्शन है। उसी तरह ये डीबग वाला है, ये ग्रेडल को अगर सिंक करना हो तो वो ये ऑप्शन है। तो ये थोड़ी सी कुछ ऑप्शंस आपके पास नजर आती हैं। राइट साइड पे ना हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे कि अपडेट अगर कोई आती है यहाँ पे आएगी, कोई भी प्रॉब्लम है आईडी में वो यहाँ पे आएगी। इसको आप क्लियर कर सकते हो, फिलहाल कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ग्रेडल की ऑप्शन आती है, सिंक करना हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन आती है कि यहाँ पे भी आती है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर यहाँ पे भी अवेलेबल है। रनिंग कोई डिवाइसेस मेरी चल रही है ना तो यहाँ पे आएगा। सही है, अगर मेरी कोई नहीं चल रही फिलहाल अभी, तो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा। जब मिनी के अंदर कुछ सर्चिंग करनी हो कोड को, तो वो इसने ये नया कोड आया है इस वर्जन के अंदर, पहले नहीं था। जो यहाँ पे और चीजें देखते हैं, वर्जन कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, टर्मिनल। फिर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम एरर आएगा तो यहाँ पे शो होगा। ये लॉग कैड ये होता है डीबगिंग के लिए, कुछ मैसेजेस शो होते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है ना, तो उसकी इनसाइट्स को देखना चाह रहे हो कि क्या भाई ये मेरी एप्लीकेशन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसके डाउनलोड्स क्या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इस तरह की चीजें देखनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सही है। फिर आपके पास बिल्ड टूल है। जब एप्लीकेशन चलेगी जो जो मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। जैसे अभी मेरा प्रोजेक्ट बना है तो उसने कहा 4 मिनट लगे हैं आपके प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें वो आपको शो कर देता है। लेट्स सी के ना एक आखिरी चीज के राइट साइड के ऊपर ना ये रिसोर्स मैनेजर में जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कलर्स, इमेजेस, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज यहाँ पे आती जाएंगी। आप उनको डायरेक्टली यहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ऊपर जाएंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर ना मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट है, पैकेजेस है, प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन है, टेस्ट है। हमने हमेशा ना अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड सेटिंग में रखना है। जब आप प्रोजेक्ट सेटिंग करोगे ना तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको मैं जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आपका प्रोजेक्ट में पूरा इस तरह बन के आता है। जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट सेव हुआ है ना उस लोकेशन पे जाएं तो ये सारी फाइलें वहां बनी होंगी। सही है, तो आपका प्रोजेक्ट असल में इस फोल्डर, ऐप वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो सोर्स के अंदर जाएंगे, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो है इसमें एंड्रॉयड टेस्टिंग के लिए है, और मेन के अंदर मेरे पास जावा का कोड आ जाएगा। जो भी लिखूंगा मैं अभी, रिसोर्सेज जो बनाऊंगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसको ना जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना तो इतनी बड़ी सेटिंग में हम नहीं जाते, फिर हम क्या करते हैं इसे एंड्रॉयड में ही रखते हैं। सिर्फ एंड्रॉयड में रखेंगे, सिर्फ वो ऐप शो कर रहा है, ऐप वाला फोल्डर। बाकी जो आपको अननेसेसरी फाइल्स है ना जो नहीं रिक्वायर्ड डेवलपमेंट के लिए, वो शो ही नहीं करेगा। तो आपने से एंड्रॉयड सेटिंग में हमेशा रखना है। लेट्स सी कि हम ना एंड्रॉयड ऐप पे क्लिक करेंगे तो 3 फोल्डर्स नजर आएंगे, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। ग्रेडल वाले को इस लेक्चर में मैं कवर नहीं करूंगा, इसके बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेडल स्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए पूरा एक लेक्चर हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो एक एक चीज डिटेल में हमें करके देखनी पड़ेगी, फिर हमें समझ आएगा ग्रेडल। फिलहाल ग्रेडल को इग्नोर करें, ऐप वाले को देखते हैं। ऐप में ना 3 चीजें हैं, एक है मैनिफेस्ट, दूसरी है जावा, तीसरी है आपके पास रिसोर्सेज। रिसोर्सेज फोल्डर जो यहाँ पे आ रहा था ना, ये वही चीज है। अच्छा, एक चीज है कि एक एक करके देखते हैं। पहले मैं मैनिफेस्ट को देखता हूँ। मैनिफेस्ट में हमेशा एक ही फाइल होती है। मैनिफेस्ट असल में इसे आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन की समरी होती है, कि मेरी एप्लीकेशन में ना क्या क्या चीजें मैंने बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना अपने जो मैनिफेस्ट है ना उसकी आप देखोगे तो नेम स्पेस, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सएमएल एनएस, एनएस को कहते हैं नेम स्पेस। इसमें नेम स्पेस देखें पहले से एंड्रॉयड की नेम स्पेस अवेलेबल है। कौन सी नेम स्पेस है? एंड्रॉयड वाली, ये लिखा हुआ है। फिर टूल्स की मेरे पास अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट में। इसमें एप्लीकेशन का एक टैग लगा हुआ है। ठीक है, जैसे HTML के टैग होते हैं ना, इस वाले कोड को कहते हैं XML। सही है, ये HTML नहीं है। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन का नेम नजर आएगा कि हमने एप्लीकेशन बनाई हुई है लेक्चर 2 के नाम पे। इसमें आपको नजर आएगा कि आइकन कौन सा शो होगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये अगर लेफ्ट साइड पे देखोगे आइकन भी शो हो रहा होगा। राउंडेड आइकन क्या कौन सा है, थीम कौन सा आप यूज कर रहे हो, अभी कौन सा टारगेट एपीआई आपका क्या है। ठीक है, जो टारगेट एपीआई वो आपका शो कर रहा है। तो उसके बाद आपको बता रहा है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ना एक ही एक्टिविटी है इस टाइम।
एक एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होगा, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज क्या होती हैं, लेकिन फिलहाल एक्टिविटी का मतलब होता है स्क्रीन। वो कहते हैं आपके प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में ना बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन बनी हुई है, बस उसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। सही है। अभी के लिए आप इसे ये समझें कि मैनिफेस्ट का मतलब होता है समरी। जब जब मैं कोई चीज ऐड करूंगा ना, एग्जांपल के तौर पे मैं इसमें ना यूजेस, परमिशंस और यहाँ पे इंटरनेट परमिशन देना चाह रहा हूँ, ये सजेशन खुद ब खुद देता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है और कोड करने में बड़ा मजा आता है यहाँ पे। तो ये देखेगा कि आपको ना परमिशंस अगर कोई भी रिक्वायर्ड है ना, मैंने कोई एसडी के कार्ड को एक्सेस करना है, हार्डवेयर के अंदर मैंने मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखना है, तो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, परमिशंस रिक्वायर्ड है, गैलरी को एक्सेस करना है, परमिशन रिक्वायर्ड है, इंटरनेट को, फोन के इंटरनेट को यूज करना है, उसकी भी परमिशन रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की चीजें ना, अगर मैं कुछ भी डिफाइन कर रहा हूं तो मैनिफेस्ट में वो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, जो जो हम हमें एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हमें ये बनाते जाएंगे। इसको फिलहाल सेव कर दिया। अगले फोल्डर में जाते हैं, तो मैनिफेस्ट का मतलब होगा समरी ऑफ द एप्लीकेशन। आप बस इतना इसको माइंड में रखें। नेक्स्ट हमारा फोल्डर है, उसको कहते हैं जावा। जावा के फोल्डर के पहले ऑप्शन में जाएंगे, तीन ऑप्शन हैं इसकी, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो पहले वाला है ना, इसमें जावा की एप्लीकेशन की क्लास बनी हुई है जावा के नाम से, और एक क्लास बनी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। तो जावा को पढ़ के ना फिर हम जावा में जाएंगे, अभी मैं जावा में नहीं जा रहा। ठीक है। तो लेट्स सी कि एक पैकेज उसने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो पैकेज का नाम कुछ बंडल हैं और उसमें एजेस हैं, ऐप कॉम्पैक्ट, ये सारी चीजें क्या है, बड़ी ही आसान चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, एक एक करके इन्हें देख लेंगे। ये लिखनी कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑटोमेटिकली लिखी जाती है हर चीज, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये असल में बस इतना कोड है कि एक जो स्क्रीन एक्टिविटी बनी हुई है ना, वो कौन सी स्क्रीन है, मैं आपको स्क्रीन पहले दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन असल में पता क्या, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई है। अभी मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि सिर्फ इस स्क्रीन को अटैच किया हुआ है उस कोड के साथ। तो जावा का कोड असल में सिर्फ ये कर रहा है कि उस स्क्रीन को ना अटैच कर रहा है इसके साथ, बस। और वो कैसे अटैच कर रहा है, वो थ्रू उसके आईडी के थ्रू कर रहा है, ये आईडी है। ठीक है। इतनी केस में ना सिर्फ उसकी सेटिंग है, बाकी ये जो है ये उसका सेटअप है कि उसे कॉल कैसे करना है, क्या क्या चीजें थीम में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये हम कर लेंगे। लेट्स सी के मैं आपको एक्टिविटी का डिजाइन दिखा देता हूँ। तो अभी के लिए हम डिजाइन देखें। ये देखें, स्क्रीन के ऊपर बस ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफॉल्ट उसने ना पहले से बना के दिया होगा आप। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड ये सिर्फ प्रिंट किया हुआ है, बाकी हमने जो डिजाइनिंग करनी है वो हमने खुद करनी है। कैसे होगा, कोड के थ्रू भी सीखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी सीखेंगे। पहले हम कोड की तरफ ही जाएंगे, ताकि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कुछ प्रॉब्लम आती है कई बार, कि हमें ना सेटिंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कि जैसे अलाइन नहीं हो रही चीजें, तो उनको सेट कैसे कर सकते हैं, वो फिर इसलिए कोड रिक्वायर्ड है, कोड आना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझ रहे थे। तो मैंने बोला कि मेन के जो फाइल है ना, इसका काम होता है कि जीयूआई के साथ कम्युनिकेशन करनी है आपने इस फाइल की। ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेन एक्टिविटी क्लास। अगली जो आपके पास दो फाइलें हैं ना, ये दो फोल्डर असल में यूनिट टेस्टिंग और आपकी कुछ मैनुअल टेस्टिंग में भी यूज होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ना ऑटो टेस्टिंग करनी है और ये चेक करना है मेरी जो एप्लीकेशन है ना, उस वो बैटरी कितनी ड्रेन करती है, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो अननेसेसरी आपकी बस चल रही हैं बैकग्राउंड में और वो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं। तो उन चीजों को भी ये एनालिसिस करके मुझे दे देता है। सही है। इसे कहते हैं ऑटो टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग, दोनों इसमें आते हैं। एंड्रॉयड की ऑटो टेस्टिंग है, ये यूनिट टेस्टिंग। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसोर्सेज का फोल्डर। इसमें हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं, जैसे ड्राइबल है। ड्राइबल में हम ज्यादातर इमेजेस को रखते हैं, एक्सएमएल को रखते हैं, एसवीजी फाइल को रखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताता हूँ कि ड्राइबल असल में क्या चीज होती है, जिसमें हम इमेजेस को रखते हैं। बिट मैप,
बिट मैप भी इमेजेस की ही चीज है कि कुछ ड्रा करना स्क्रीन के ऊपर ना, कुछ ड्रा करना, उसे कहेंगे बिट मैप। जैसे कौन कौन सी इमेजेस आपको यूज कर सकते हो, तो जेपीईजी इसको ऐड कर सकते हो, जेपीजी इसको ऐड कर सकते हो, पीएनजी पीएनजी इसको ऐड कर सकते हो। एक आपके पास ना वेक्टर इमेजेस होती हैं, उसे कहते हैं एसवीजी। एसवीजी वेक्टर इमेजेस जो होती हैं इनको यूज कर सकते हो। या फिर आप एक्सएमएल खुद की फाइलें भी बना सकते हो, खुद की डिजाइन की हुई इमेज भी बना सकते हो, एक्सएमएल के थ्रू इमेजेस भी बन जाती हैं। ठीक है, तो हम वो खुद की इमेज कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा आ जाता है मटेरियल डिजाइनिंग के अंदर। सही है, तो हम मटेरियल डिजाइनिंग भी करना सीखेंगे, खुद की जो वेक्टर इमेजेस को भी ऐड करना सीखेंगे, या ये वाली जो इमेजेस हैं इनको भी ऐड करना सीखेंगे। इन सारी चीजों को हम कहाँ पे रखते हैं, रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज में कोई अगर इमेजेस हैं तो वो यहाँ रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक पड़ी हुई है और उसने ना एंड्रॉइड स्टूडेंट ने खुद से एक्सएमएल उसका बनाया होगा, वो ड्रा की हुई है, ऐसे कहते हैं बिट मैप। तो मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस शक्ल में आपको नजर आएगी। ये इसका पूरा वेक्टर है, उसमें पार्ट डिफाइन है, इसे हम वेक्टर इमेज कहेंगे। तो वेक्टर इमेज जो उसने बना के दी हुई है ना, वो यहाँ पे भी शो हो जाएगी। कुछ आइकन होगा एंड्रॉइड का आइकन टाइप बना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ना ग्रीन कलर का कुछ उसमें ब्लॉक्स बनाया हुआ है उसमें, बस ये इमेज है। ये बैकग्राउंड है, और फोरग्राउंड में क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ग्रेडियंट उसने ऐड किए हुए हैं। ये जो इमेज बनाई हुई है ये हम भी बनाना सीख लेंगे। तो ये कैसे ये एक्सएमएल से हम इमेज बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है ना वो है लेआउट। लेआउट में वो सारे डिजाइन होंगे। ये जैसे ना फोरग्राउंड में उसने एंड्रॉयड का आइकन बनाया हुआ है, ये सारा उसका कोड लिखा हुआ है। ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम खुद की भी बनाने सीखेंगे कि ये कैसे हम बना सकते हैं। अभी के लिए हम लेआउट में मूव करते हैं। तो लेआउट वो होगा जो स्क्रीन का डिजाइन है, एक स्क्रीन कैसी नजर आएगी या क्या क्या चीजें मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, ये वो चीजें हमें यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिप मैप। मिप मैप में अक्सर में ज्यादातर ना पहले जो यूज होती थे ना, वेक्टर इमेजेस यूज नहीं होते थे, मिप मैप यूज होते थे। तो एक इमेज के ना हर स्क्रीन के हिसाब से उसके साइजेस डिफरेंट बनाए जाते थे। जैसे आप शर्ट लेने जाते हो तो उसमें साइजेस होते हैं, एक्सेल साइज है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, कुछ इस तरह के साइजेस होते हैं। तो इस तरह ये भी इमेजेस के साइजेस हैं। असल में ये सारे मिप मैप ना बनाए जाते हैं फॉर आइकन्स। जो आइकन्स है ना उनके सिर्फ डिफरेंट साइजेस बनाए जाते हैं, ताकि एक छोटा मोबाइल है उसके ऊपर जो मेरा आइकन शो होगा वो ब्लर ना हो। बड़ी स्क्रीन होती है ना फिर उतना ही आइकन आपका ब्लर होना शुरू हो जाता है अगर वो फिक्स पिक्सल का है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइजेस के क्या मुझे इतने इमेजेस बनाने पड़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ना 50 इमेजेस, 50 आइकन है मेरी एप्लीकेशन में, 50 आइकन है, तो फिर क्या मुझे उनके मल्टीप्लाई बाय 6 अगर मैं करूं, 6 साइजेस मुझे बनाने पड़ेंगे। तो हर एक के क्या मुझे बनाने पड़ेंगे। लेट्स सी कि मैंने हम इसको यूज ही नहीं करेंगे। हम ना सबसे बेहतर जो चीज है ना उस एसवीजी, इसमें कभी भी पिक्सल नहीं फटते। ये जितना मर्जी जूम कर लो, ये कभी भी पिक्सल आपके फटेंगे नहीं। सही है, ये ब्लर नहीं होता। तो हम एसवीजी इमेजेस को यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो फोल्डर था इसमें राउंडेड उसने इमेजेस डाले हुए हैं। वे ये वैसे कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस में ये भी इमेजेस भी बनाते हैं, उन्होंने बकायदा ग्राफिक डिजाइनर रखा होता है, वो सिर्फ इमेजेस क्रिएट करता जाता है, बाकी डिजाइनर डेवलपर जो जो डिजाइनर है उसको वो इमेजेस को स्क्रीन पर लगाता जाता है। डेवलपर जो है इनको इनको इंटीग्रेट करता जाता है, आपस में कम्युनिकेट करवाता है, और बस ये इतना चलता है। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब एसवीजी जब से आ गए ना तो वेक्टर इमेजेस ही यूज होते हैं। वैल्यूज में देखें तो हमारे पास ना कुछ कलर्स हैं। जैसे हमने कोई कलर अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है जो शायद मेरे थीम में ना थ्रू आउट यूज हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना मैं इसे क्लियर कैसे बनाता हूँ कलर को, तो ये वाली जो फाइल है ना यहाँ पे आप सारे कलर्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी लेता हूँ कि इसको मैं यूं कमेंट में लिखता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले आर जी बी। आर जी बी वैल्यूज 3 में भी दे सकते हैं, इस तरह 6 में भी दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ कलर रेड लिखना है मैंने, तो मैं 1
जीरो, जीरो, इस तरह लिखूंगा। ये 3 वैल्यूज में है, अगर मैं इसको 6 वैल्यूज में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 1 1 फॉर आर, और जी, जी भी मैंने 0 देना है तो 0 0 फॉर जी, और बी यानी ब्लू के लिए मैं 0 0 दूंगा। ये होगी 6 वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे नीचे आपको नजर आएंगे ना, तो यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं। ये 8 वैल्यूज क्यों हैं? यहाँ पे जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी, तो उसके डिजिट्स हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है कि मैं उसे ना कितना दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्लैक है ना, ब्लैक, अगर मैं इसकी ओपेसिटी ये होती है, अगर मैं इसको ना यूं करता जाऊं, कम करता जाऊं, तो देखेगा ये ना, और ये देखें लाइट होता जाएगा। ब्लैक था पहले, अब लाइट होना शुरू हो गया। ये मैंने कैसे निकाला? ये आपका जो कलर है ना, आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो ये कस्टम मुझे कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे वो ब्लैक था तो मैं ब्लैक पे इसे ले आता हूँ, ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। ये कोड जनरेट हो गया। ये जो कोड जनरेट हुआ है ना हेक्सा में, वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको खुद का एक जनरेट करके दिखाता हूँ, वो कैसे होगा। यहाँ पे आप लिखोगे कलर का टैग है, और यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड होता है, तो मैंने पर्पल के नाम से कोई टैग कलर डिफाइन करना है। मैं इसमें ना वैल्यूज देता हूँ। पहले दूंगा एफ, एफ का मतलब होगा ओपेसिटी मैंने फुल रखनी है, ओपेसिटी फुल रखनी है। अगर मैं 0 0 करूंगा तो ओपेसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। ठीक है, फिर वो नजर विजिबल भी नहीं होगा। तो मुझे रखनी है फुल ओपेसिटी। और कलर मुझे ना अभी उसका कोड नहीं आता कि पर्पल का कोड क्या है, तो मैं यहाँ पे ना अभी कुछ ये 6 वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 6 वैल्यूज लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा। एफ, एफ भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, यानी ये 6 वैल्यूज आप कोई भी दे सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, मैंने 1 1 दे दिया, अभी वो भी ब्लैक ही कलर बनता है। तो अभी मैं इस पे जब क्लिक करूंगा ना, मैं यहाँ से पर्पल वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये पर्पल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसका जो कोड है ना खुद ब खुद वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए खुद ब खुद कोड सेट हो चुका है। वो कहता है कि आपने कलर एक डिफाइन कर दिया जो पर्पल है। एक वाइट है, एक वाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइट है, ये जब डार्क व्यू में जाएंगे तब वाइट नजर आ रहा होगा, ब्लैक नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये वाइट है, ये मेरा ब्लैक है। 3 कलर मैंने डिफाइन कर दिए। अगर थीम में मेरे मल्टीपल कलर यूज हो रहे हैं ना, तो मैं उसी तरह कलर मल्टीपल डिफाइन कर सकता हूँ। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग ना आपके पास उसी तरह स्ट्रिंग के भी टैग हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना मैं स्ट्रिंग कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? नेम रिक्वायर्ड और नेम दिया, तो मैंने ना बटन के अंदर ना कुछ टाइटल्स डालने हैं। जैसे मैं इसे कह देता हूँ टाइटल, बीटीएन टाइटल। मैंने इसे नाम दिया बीटीएन अंडरस्कोर टाइटल। तो जैसा इसका पहले से डिफाइन है, मैं उसी के मुताबिक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। इस तरह की एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी। अब जहां जहां मैं बटन बनाऊंगा ना, मैं इस वाले स्ट्रिंग के नाम से ये वाला टेक्स्ट एक्सेस कर सकता हूं। मैं ये कर क्यों रहा हूं? इसकी सॉफ्ट फॉर्म बना रहा हूं, यानी हर एक स्ट्रिंग को ना हम हार्ड कोड में बटन के ऊपर नहीं लगाएंगे, सॉफ्ट फॉर्म में लगाएंगे। ये गुड प्रोग्रामिंग है। अगर आप हार्ड फॉर्म में लगाते हो ना, तो कल को वही एप्लीकेशन अगर आप इंग्लिश से रशियन में करना चाह रहे हो, चाइनीज में करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी मैं कोई एप्लीकेशन की मल्टी लैंग्वेज में लेके जाना चाहूंगा ना, तो ये जितनी स्ट्रिंग्स यहाँ पे डिफाइन होंगी ना, मैं इन सभी को सिर्फ ट्रांसलेट कर दूंगा। एक ही फाइल में सारी पड़ी होंगी ना, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, पूरी एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगी मल्टी लैंग्वेज में। अगर आप ऐसे नहीं करते, हार्ड कोड करते रहोगे, तो वहां पे फिर आप मल्टी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसे मल्टी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे उर्दू में करनी है, इंग्लिश में करनी है, मैंने चाइनीज में करनी है, रशियन में करनी है, कोई इस तरह की इटालियन में करनी है, फ्रेंच में करनी है, डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है, तो ये स्ट्रिंग्स की फाइल वाला हेल्प आउट करती है आपको। सही है। इसके बाद हमारे पास थीम आ जाते हैं। थीम 2 तरह के होंगे, एक लाइट थीम होता है, एक डार्क थीम। तो ये फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ मैं। इसमें स्टाइल में आप कोई भी थीम बने बनाए पहले से अवेलेबल है, उनके बस नाम ही लिखने होते हैं और कुछ भी नहीं। ये आपने कोई भी नाम देंगे उस थीम का। जैसे मैं अपना थीम के नाम से भी नाम बना सकता हूँ। फिर पेरेंट में आपने उस लाइब्रेरी का पाथ दे देना, तो जस्ट वो थीम लग जाएगा। ठीक है, डार्क और लाइट दोनों है आपके पास। उसके बाद एक्सएमएल कुछ बैकअप फाइल्स हैं, यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस वाले फोल्डर में हम नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है, फिलहाल
ये अननेसेसरी है हमारे लिए।